हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस के सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट अंडर द हुड कैसे वर्क करती है। तो उसका आंसर है इवेंट लूप। तो आज हम इवेंट लूप के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। मोस्टली लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरीके से हमारी जावा स्क्रिप्ट वर्क करती है। तो आज जानते हैं किस तरीके से जीएस वर्क करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर ली है, जिसमें हमारे पास जीएस इंजन है, वेब एपीआई है, माइक्रो टास्क क्यू है, मैक्रो टास्क क्यू है और यहाँ पे हमारे पास इवेंट लूप है। ठीक है। अब क्या होता है कि जीएस इंजन हमारे पास जो है, जीएस इंजन बेसिकली दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हीप, सेकंड होता है कॉल बैक। हीप मेमोरी पूल होता है जहाँ पे हमारे जीएस के ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, क्लोजर स्टोर होते हैं। मतलब हमारे पास जितना भी जेएस का प्रोग्राम, हमारे वेरिएबल वेरिएबल जितने भी हैं वो सब इस हीप में ही स्टोर होते हैं। मतलब वेरिएबल की वैल्यू कहाँ रखनी है वो हीप डिसाइड करता है। और कॉल स्टैक क्या होता है? कॉल स्टैक सिंगल थ्रेडेड होता है। अगर हम जेएस के बारे में बात करें तो जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। यानी सिंगल थ्रेड का मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगी। और जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है बट बिहेव करती है असिंक्रोनस की तरह। यानी कि कोई भी टास्क हमारा कभी भी पेंडिंग नहीं रहता। मतलब वन बाय वन सभी को एग्जीक्यूट करती जाती है। और किस वे में करती जाती है वो आपको इवेंट लूप से जानेंगे। कॉल स्टैक करता क्या है? फंक्शन को लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से चलाता है। पहले हमारे पास कुछ फंक्शन आते हैं या कुछ हमने कंसोल किया है या कोई फंक्शन रन किया है, तो पहले वो इसमें आएगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा देन नेक्स्ट फंक्शन आएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। देन हमारे पास सेकंड है वेब एपीआई। क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट हमारे पास सभी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराता। हमारे पास जितने भी फेच, सेट टाइम आउट, यूआरएल, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, एचटीएमएल, डिव एलिमेंट, हमारे क्लिक लिसनर, हमारे इवेंट लिसनर जितने भी हो गए और इनपुट जितने भी हो गए, सबके सब हमारे वेब एपीआई के थ्रू, हमारे ब्राउज़र के थ्रू अलाउ कराए जाते हैं, यानी प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास जेएस के अंदर फंक्शन लिखे जाते हैं सेट टाइम आउट के थ्रू या यूआरएल के थ्रू, कुछ भी लिखा जाता है तो वो सीधे पास होता है वेब एपीआई के अंदर। इसको अभी हम कोड से भी देखेंगे किस तरीके से वर्क करेगा। तो जीएस इंजन टाइमर नहीं चलाता कभी। जैसे हमारे पास सेट टाइम आउट में होता है, टाइमर होता है एक, हमारे पास कुछ सेकंड दे दिए हमने, कुछ सेकंड के बाद ही हमारा फंक्शन चलेगा। तो जीएस वो काम नहीं करता, वो काम हमारा वेब एपीआई का होता है। देन हम बात करते हैं टास्क क्यू के बारे में। टास्क क्यू हमारे पास दो टाइप की होती है, एक माइक्रो टास्क क्यू, एक मैक्रो टास्क क्यू। मैक्रो टास्क क्यू हमारी ये बड़े टास्क को होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट इमीडिएट, इनपुट आउटपुट इवेंट, डॉम मैनिपुलेशन, डॉम इवेंट्स, क्लिक इनपुट, मैसेज चैनल्स, ये सभी जितने हमारे पास बड़े टास्क होते हैं उन सभी को होल्ड करती है। माइक्रो टास्क क्या करती है? माइक्रो टास्क ये हाई प्रायोरिटी क्यू जितनी होती है, मतलब हाई प्रायोरिटी टास्क जितने होते हैं हमारे पास, उनको ये हैंडल करती है। इसमें प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस डॉट देन, कैच, फाइनली और म्यूटेशन ऑब्जर्वर, क्यू, माइक्रो टास्क, ये सभी को हमारे पास माइक्रो टास्क यानी ये वाला पार्ट हैंडल करता है। इवेंट लूप का काम बहुत सिंपल है। कॉल स्टैक जब तक खाली नहीं होता ये आगे नहीं बढ़ता। इसका काम यह है कि कॉल स्टैक में बार बार चेक करेगा क्या ये खाली है। अगर खाली है तो दूसरे से एक टास्क पकड़ा देगा, हाँ ये काम करना शुरू करो। तो अब हम जानते हैं एक कोड के थ्रू कि किस तरीके से हमारे पास इवेंट लूप वर्क करेगा एक कोड के अंदर। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल सा कोड है जिसमें हमने पहले कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट किया है। ठीक है। देन हमने सेट टाइम आउट किया है, इसके अंदर हमने टाइमर जो रखा है वो जीरो रखा है और कंसोल किया है टाइम आउट। फिर हमने प्रॉमिस यूज़ किया है, प्रॉमिस रिजॉल्व, देन कंसोल किया है प्रॉमिस, देन हमने कंसोल किया है एंड। अब आप इसको ऐसा समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारा कोड इवेंट लूप में वर्क करेगा, किस तरीके से ये इवेंट लूप के थ्रू वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन की, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट की। सिंस हमारे पास कंसोल कॉल बैक में सीधे आएगा, कॉल स्टैक में सीधे आएगा हमारा पहला, और ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास कॉल बैक में सीधे कोड आया कंसोल स्टार्ट और इसने सीधे से एग्जीक्यूट किया
और यहाँ पे इसको पॉप आउट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। देन हमारे पास आता है सेट टाइम आउट। जैसे ही सेट टाइम आउट हमारे पास आएगा कॉल स्टैक के अंदर, सेट टाइम आउट, जैसे ही सेट टाइम आउट यहाँ पे आएगा तो ये सीधे इसको भेज देगा वेब एपीआई के पास, क्योंकि वेब एपीआई का पार्ट है सेट टाइम आउट, जेएस इंजन का पार्ट नहीं है, जेएस का पार्ट ही नहीं है। तो ये सेट टाइम आउट वेब एपीआई के पास चला जाएगा। जैसे ही वेब एपीआई का टाइमर 0 सेकंड सेट करेगा, टाइमर पूरा होते ही कॉल बैक मैक्रो टास्क क्यू में चला जाएगा। यानी अब ये चला जाएगा आपका मैक्रो टास्क क्यू के अंदर, मैक्रो टास्क क्यू के अंदर चला गया, क्योंकि ये सीधे इसमें आता है। अब जैसे यहाँ से ये आया, देन पार्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ आया, जैसे ही यहाँ पे टाइम पूरा होगा, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेट करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉमिस। हमारे पास प्रॉमिस आया, वेब एपीआई में नहीं जाएगा, सीधे ये जाएगा माइक्रो टास्क में। यानी जो हमारा माइक्रो टास्क चला, यहाँ पे इसने चेक करा, यहाँ पे प्रॉमिस आया हमारा, देन इसने चेक करा ये हमारे पास हायर टास्क है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी या हाई प्रायोरिटी टास्क है, तो ये सीधे चला जाएगा किस में, ये जाएगा सीधे हमारे पास माइक्रो टास्क में, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टास्क है हमारे पास। और देन हमारे पास आता है कंसोल एंड। जैसे ही कंसोल एंड यहाँ पे आएगा ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो हाई प्रायोरिटी टास्क है, ना ही ये किसी वेब एपीआई के थ्रू कॉल होने वाला है। तो ये सीधे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और सीधे यहाँ से ये आउट हो जाएगा, यानी पॉप आउट हो जाएगा जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट कि पहले कौन सी प्रोसेस चलेगी, क्योंकि अब हमारे पास माइक्रो टास्क क्यू में भी प्रॉमिस है और मैक्रो टास्क क्यू में सेट टाइम आउट है। अब हमें ये देखना है कि पहले क्या चलेगा। सिंस हमारे पास माइक्रो टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्रॉमिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या होगा कि माइक्रो टास्क क्यू चलती है, पहले इवेंट लूप चेक करेगा क्या मेरे पास माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ भी है जिसे मैं रन कर सकता हूँ। अगर इसको पता लगा कि हाँ मेरे पास कुछ है रन करने को, ये सीधे जाएगा, इसका टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, अब ये इसको भेज देगा सीधे कॉल बैक, ये कॉल स्टैक में। जैसे कॉल स्टैक में भेजेगा यहाँ से ये हो जाएगा पॉप आउट, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट हो गया। अब जब ये एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब उसके हमारे पास बचा, ये चेक करेगा माइक्रो टास्क में कुछ बचा है, बोलेगा नहीं, जब नहीं बचा है तो ये चेक करेगा मैक्रो टास्क क्यू में। जब ये मैक्रो टास्क क्यू में चेक करेगा तो कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक में जाएगा। कॉल स्टैक में चेक करे, जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया, इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है 0, और तो ये भी यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। अब हमारे पास कॉल स्टैक फ्री हो गया, मेमोरी फ्री होगी, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो यही है इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट। जेएस का पूरा सिंक्रोनस कोड इसी तरह से चलता है, यानी जेएस है तो सिंक्रोनस लेकिन बिहेव करती है असिंक्रोनस की तरह, क्योंकि उसने यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो टास्क में अपने आप को डिवाइड करके रखा हुआ है कि किस तरीके से और कब किस टाइम पे मेरा फंक्शन वर्क करेगा और किस टाइम पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो यही है इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट।